आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमेशंस। तो एनिमेशन को हम किस तरीके से बनाते हैं और इसको अप्लाई करने का जो है तरीका क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML पेज बना रखा है जिसके अंदर मेरे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक बॉल है। उसको किस तरीके से बनाएं आप ये CSS देख लेना वीडियो को पॉज करके। और ये कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले कि मेरी वीडियो देख लेना ताकि ये सारे टैग आपको समझ आ जाएं। अब हम समझते हैं कि ये इसकी एक्स और वाई डायरेक्शन क्या होती है। जो मैंने आपको बता रखी है कि इसकी एक्स डायरेक्शन होती है ये वाली, ये इधर की साइड प्लस होता है और नीचे की तरफ वाई की प्लस होता है, और इधर तरफ एक्स का माइनस होता है और ऊपर की तरफ वाई का माइनस होता है। ठीक है, अभी हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देखे, टॉप से 500 ले रखा है और लेफ्ट से 250 पिक्सल्स ले रखा है। लेकिन अब ये इसकी जीरो वैल्यू हो गई एक तरीके से अगर देखा जाए तो, कि भाई इसकी बॉक्स की जो स्थिर जो पॉइंट है वो ये जगह पे है। अब इसको रोटेट करेंगे हम तो हम यहाँ से इसको रोटेशन देंगे। तो अभी हम एनिमेशन कैसे बना सकते हैं वो बस समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमेशन दो तरीके से बनता है, जिसमें एक होती है वैल्यू फ्रॉम से लेके टू तक और दूसरा होता है परसेंटेज में। तो हम दोनों ही वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे @की फ्रेम। आइडेंटिफायर जो होता है वो होता है एनिमेशन का नेम। तो यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ बॉक्स कलर, बॉक्स सी, ठीक है, बॉक्स कलर। और इसको हम दे देते हैं फ्रॉम से मान लो बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूं मैं रेड। ओके, लेकिन जब 2 पे ये पहुंचेगा अब 2 पर अगर ये आएगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चाहिए ग्रीन, यानी कि फ्रॉम से लेके और 2 तक जब पहुंचेगा तो ये रेड से ग्रीन में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया एनिमेशंस और इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड फ्रॉम पर और 2 पे दे दिया ग्रीन। तो जो हमने यहाँ पर ये बॉक्स कलर बनाया है इसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम एनिमेशन। तो हमारे पास में एनिमेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कि एनिमेशन का नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, ठीक है, इटरेशन काउंट, फील मोड, डायरेक्शन, प्ले स्टेट, कंपोजिशन, रेंज, मतलब इतनी सारी ये चीज़ें एनिमेशन के अंदर वर्क करती हैं। तो इसको हम सिंगल लाइन कोड में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे एनिमेशन और यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम एनिमेशन का नेम। तो एनिमेशन नाम हमने लिखा था बॉक्स कलर, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी रखनी है, कितने टाइम में ये जो कार्य है वो संपूर्ण होना चाहिए, तो वो मैं देता हूँ 5 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, तो टाइमिंग फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग फंक्शंस, आप यहाँ आइए, हमारे पास में एनिमेशन का काम होता है कि की फ्रेम का नाम निर्धारित करता है, ठीक है। एनिमेशन की ड्यूरेशन मतलब कितने सेकंड या अवधि में ये कार्य पूरा करेगा। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन गति वक्र को नियंत्रित करता है। जैसे कोई भी एनिमेशन हमारे पास में जैसे है ये इधर आते हैं, अगर हम टाइमिंग फंक्शन लीनियर रखते हैं तो ये एनिमेशन समान गति से चलता है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास चल रहा है, यानी कि इसकी कोई गति चेंज नहीं हो रही है। अगर मान लो ये जो इसका पॉइंट प्रथम पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक ये एक ही स्पीड में चलेगा, इसे बोलते हैं लीनियर। तो टाइमिंग फंक्शन हम दे देते हैं एक बार लीनियर यहाँ पर, ठीक है। और डिले का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब यूज़र विजिट करेगा पेज पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे इस पेज पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के कितने सेकंड बाद में ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिले। तो यहाँ पे हम डिले दे देते हैं 2 सेकंड। और इटरेशन काउंट का मतलब होता है कि आप इसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हो एनिमेशन को। तो आप यहाँ पे इन्फाइनिटी रखोगे तो ये हमेशा मतलब कि चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। और आप यहाँ पे नंबर में दोगे तो यहाँ पे जैसे 2 दे दिया आपने इटरेशन काउंट के अंदर, तो ये 2 बार ही सिर्फ काम करेगा, ठीक है। अब देखो
अभी डायरेक्शंस को हटा देते हैं इनको और करते हैं सेव। तो देखो ये 2 बार ही यहाँ पे चेंज होगा, ग्रीन 1 टाइम हुआ और 2nd टाइम हो गया, अब नहीं होगा। इसे बोलते हैं हम क्या, इटरेशन काउंट। अब अगर मान लो मैं इसको इन्फिनिटी दे देता तो ये चेंज होता ही रहता, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ये डायरेक्शन और फील मोड को हटाना पड़ेगा। अब मैंने किया सेव। अब देखो 2 सेकंड बाद में शुरू हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर ये 2 सेकंड बाद शुरू होएगा, फिर 5 सेकंड में उसको पूरा करेगा। इस तरीके से ये चलता ही रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि भाई ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो अभी आपने समझ लिया कि यहाँ पे एनिमेशन डिले क्या काम करता है और इटरेशन क्या काम करता है। एनिमेशन को कितनी बार दोहराया जाएगा, या फिर इन्फिनिट का उपयोग असीमित के लिए है, ठीक है। यानी कि आप इन्फिनिटी यूज करोगे तो ये चलता ही रहेगा। और एनिमेशन जो डायरेक्शंस होती हैं वो डायरेक्शन समझ लेते हैं हम। डायरेक्शन होती है हमेशा एक नॉर्मल होती है। नॉर्मल जो होती है प्रत्येक चीज़ की डायरेक्शन वो होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को रोटेट कर रहे होते हैं तो वो क्लॉकवाइज राउंड करेगी, लेकिन रिवर्स जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी सीधा जाएगा तो वो वापस आएगा, उसे रिवर्स बोलते हैं। और अल्टरनेटिव का जो काम होता है ना दोस्तों, ये पहले नॉर्मल में क्लॉकवाइज जाएगी, फिर ख़त्म होते ही वापस एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे आ जाएगी। और अल्टरनेटिव रिवर्स का मतलब होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी और क्लॉकवाइज वापस आ जाएगी। इनका उपयोग हम आगे करेंगे इसी क्लास के अंदर, तो समझते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे वेब पेज के अंदर और यहाँ पे आ जाते हैं हम। अभी हम ये डायरेक्शंस वगैरह को एक बार हटा देते हैं, और मैंने आपको जैसे समझाया ये कि हम एनिमेशन बनाने के लिए फ्रॉम और टू का उपयोग करके इस तरीके से एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने एक पहला तरीका हमारा समझ लिया है कि आप एनिमेशन को इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब हमें इस बॉल को यहाँ से इस कोने पे भेजना हो और यहाँ पर इन चारों कोनों पे भेजना होगा, तो हमें ये टू और फ्रॉम की सहायता से नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे वैल्यू ऑफ 4 है, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह पे ये राउंड करेगा। तो वहाँ पे होता है परसेंटेज काम में यूज लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया कमेंट, और यहाँ पर अब हम बनाएंगे 0% से शुरू होएगा एनिमेशन। 0% में ये कहाँ रहेगा, इसकी x और y 0 रहेंगी, तो हम इसको दे देते हैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट 0 और 0, x और y हो गया 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ से और यहाँ तक 25% हमारा क्या होगा, कंप्लीट होएगा एनिमेशन। तो यहाँ पे दे देते हैं इसको वैल्यू 25%। और अभी यहाँ पे अगर इसका x 0 है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में इसको कितना पिक्सल्स लेके आना है हमें, माइनस में हमें इसको लेके आना है 250 पिक्सल्स, क्योंकि 250 पिक्सल्स इसको यहाँ पे भेज रखा है इसकी ओरिजिनल जगह से। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि 250 px। अगर मान लो मैं इसको यहाँ भेजता हूँ तो ये देखो प्लस में जा रहा है, अब हमें करना है इसको माइनस में, तो हमने यहाँ किया माइनस। अब देखो मैंने जैसे इसको किया सेव, तो ये 2 सेकंड को एक बार हटा देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं 1 सेकंड और यहाँ पे कर देते हैं 3 सेकंड। अब देखो आप ये यहाँ पे आने लग गया, यानी कि ये लीनियर कंडीशन में यहाँ पे आ रहा है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। अब यहाँ की जो वैल्यू है ये है 50%। 50% पे मान लो इसको यहाँ पहुँचाना है हमें, तो 50% मैंने यहाँ पे लिखा, और अभी हमने यहाँ पे क्या दिया -250, यहाँ पे लाने के लिए -250 दिया। तो ये तो वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि x तो वैल्यू इसकी सेम ही है ना 250 पे। ये कहाँ पे आ रहा है, ये इसके कॉर्नर में आ रहा, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे 250। और y जो है हमें यहाँ पर भेजना है, तो यहाँ से और यहाँ की जो इस टोटल बॉक्स की जो हाइट है वो है 600 पिक्सल्स, 100 पिक्सल इसकी कम है, तो हम इसको 600 पिक्सल्स पे वापस भेज देंगे, क्योंकि इसकी 0 यहाँ तक भी हो जाएगी। मैंने जैसे किया सेव,
तो अभी देखो ये माइनस में प्लस में गया है, तो इसको माइनस में लेके आएंगे। अब मैंने किया इसको सेव, ये यहाँ आएगा फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर बाहर जा रहा है तो हम इसे 500 पिक्सल्स पे भेजेंगे, क्योंकि 100 पिक्सल्स की खुद की विड्थ भी है। बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है। अब हमें भेजना है इस जगह पे, तो ये हो गई 75 पिक्सल्स की इसकी जगह। तो अब इस यहाँ पे भेजने के लिए देखो आप, 0 से इधर भेजने के लिए 250 पिक्सल्स क्या हमें x में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे 250 px में भेजा हमने, और y में कितना भेज रखा है 500 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे -500 px कहाँ पे भेज दिया, ऊपर की साइड। तो देखो ये यहाँ पे यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। इस तरीके से हम परसेंटेज में इसको डिवाइड करते हैं। अब एक नेक्स्ट ले लेते हैं 100%। 100% में आप एक चीज़ समझना, 250 पिक्सल्स तो हमें यहाँ पे चाहिए ही है, ठीक है, तो हमने दे ही रखा है ऑलरेडी। लेकिन हाँ, अब हमें y जो कितना चाहिए, y तो हमें 0 चाहिए ना। यहाँ पे अगर ये आएगा तो इसको y तो 0 चाहिए, तो इसको हम 0 कर देते हैं। और किया मैंने सेव। अब देखना ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर अपनी 0 कंडीशन पे एकदम में पहुँच जाएगा। ठीक है, सीधा सा काम आप समझ गए होंगे। परसेंटेज में हम कैसे अपना एनिमेशन बना सकते हैं वो चीज़ें आपने समझा। मान लो मैं इसके थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, तो 10 सेकंड कर देता हूँ, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। देखो ये आराम से जा रहा है। एक बार इसको 5 सेकंड कर देते हैं। अब देखते हैं ये एक ही स्पीड में अपने जा रहा है, यानी कि इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा आपको, समान स्पीड में ही जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ इन प्रॉपर्टी की डेप्थ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, तो लीनियर क्या काम करता है कि समान गति से चलता है, लेकिन इजी क्या काम करता है, धीरे शुरू होता है, फिर तेज होता है और फिर धीमा हो जाता है। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे लीनियर की जगह इजी। अब मैंने लगाया यहाँ पे इजी। तो अब देखते हैं ये मतलब शुरुआत में धीरे शुरू होता है, फिर फास्ट हो जाता है बीच में, फिर दोबारा शुरू हो जाता, स्लो हो जाता है। तो इजी क्या करता है, शुरुआत में धीरे स्टार्ट होता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर वापस अपनी स्पीड स्लो कर लेता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है इजी इन। ये धीरे शुरू होता है और धीरे धीरे से शुरू होता है, फिर लास्ट में तेज हो जाता है। तो इजी इन करके देखते हैं एक बार हम, यहाँ पे करते हैं हम इजी और इन। अब मैंने किया सेव इसको। देखो ये शुरुआत इसकी धीरे हो रही है, लेकिन जा फास्ट रहा है लास्ट टाइम पे, ये स्पीड शूम ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास में एक और है यहाँ पे इजी आउट। ये तेज शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इजी और आउट कर देते हैं हम। मैंने किया यहाँ पे सेव। देखो फास्ट जा रहा है, वहाँ जाके स्लो हो रहा है, लास्ट पॉइंट पे स्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है इजी आउट का काम। और हमारे पास में एक होता है इजी इन आउट। ये धीरे शुरू होता है और समाप्त होता है, लेकिन बीच में तेज हो जाता है, यानी कि लाइन ये इजी की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे देंगे हम इजी इन आउट। अब देखना आप, ठीक है, तो हमारा टाइमिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्यूबी विजर है, इसमें हम कस्टम दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये भी बता देता हूँ आपको। क्यूबिक विजर में क्या होता है, आपके पास में वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 0.5, यहाँ पे ले ली 0, फिर हमने ले ली 0, और अब ले लिया हमने 1। अब देखते हैं हम हमारे किस तरीके से काम करता है। एक चीज़ नोट किया आपने कि ये शुरू मतलब स्टार्ट भी फास्ट हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे ये स्लो हो रहा है। अब मान लो इसको हम कर देते 0, तो अब क्या हो रहा है देखते हैं।
जीरो करने पे ये बिल्कुल लीनियर कंडीशन में चल रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा फास्ट हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बीच सेंटर की जो स्पीड है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया इसको सेव, और ये 1 तक होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखा आपने, शुरू और एंड स्लो हो रहा है, बीच में फास्ट हो रहा है। अब मान लो मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल लीनियर कंडीशन चलेगा, जैसे लीनियर चलता है, एक ही स्पीड हो रही है कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम करते हैं 1, तो अब देखते हैं स्टार्ट फास्ट हो रहा है फिर स्लो हो रहा है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। और मान लो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं तो क्या करता है ये एंडिंग पॉइंट है इसका, कि ये लास्ट में स्पीड हो जाएगी इसकी। और यहाँ पे अगर 1 कर देते तो हम क्या होता है ये देखते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है क्यूबिज। अब आप समझ गए होंगे कि आप मैनुअल इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो एग्जांपल है एनिमेशन फील मोड। एनिमेशन फील क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में 4 कंडीशन होते हैं। नन तो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब जहाँ पे शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फॉरवर्ड क्या करता है कि एनिमेशन समाप्त होने के बाद में अंतिम स्थिति बनी रहती है इसकी। वो कैसे बनी रहती है वो बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसकी अंतिम स्थिति 250 पिक्सल्स एक्स में और 0 पिक्सल्स वाई में दे रखी है, यानी ये इसकी अंतिम स्थिति। यहाँ पे अगर रुकना चाहिए आके, अगर मान लो मैं इसको दे देता हूँ इन्फिनिटी के बाद में फॉरवर्ड, तो अब देखना ये शुरू हुआ और यहाँ पर आके रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 2 सिंगल 1 और एक बार फॉरवर्ड में हटा देता हूँ। और अब दिखाता हूँ आपको, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे आके रुक रहा है, अपनी ओरिजिनल जगह पे आके रुक रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे फॉरवर्ड लगा देता हूँ और मैंने किया सेव, तो देखना अब आप कहाँ पे रुका, अपने एंड पॉइंट पे रुका ये, ठीक है। और अगर मैं बैकवर्ड लगा देता हूँ तो देखो ये अपने सेंटर पॉइंट पे रुक रहा है। देखा आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड में क्या फ़र्क होता है। बैकवर्ड में क्या होता है, जैसे मैंने इसको किया सेव, तो ये 1 सेकंड बाद में शुरू होएगा, ठीक है, वहीं पर आ गया, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तुरंत ख़त्म होते ही वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड में देखो क्या होगा, फॉरवर्ड मैंने जैसे किया सेव, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये इसको ख़त्म होने दो एक बार। अब मैं इसको करूँगा रीस्टार्ट, ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले और फिर यहाँ 1 सेकंड बाद में ये शुरू होएगा, फिर यहाँ आके रुक जाएगा। लेकिन बैकवर्ड में क्या होगा, यही वापस यहीं आके रुक जाता है जहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बोथ में ये दोनों कंडीशन फील होती हैं, बोथ। मैंने यहाँ पे किया सेव और यहाँ पे देख, तो यहाँ पे आया, रुक गया ये। और अगर मैं सेव इसको रीस्टार्ट करूँगा तो देखो ये यहाँ पे आया। डायरेक्शन कैसे काम करती है एक बार मैं आपको डायरेक्शन भी बता देता हूँ। चलो, डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, अब दे देता हूँ इसको मैं रिवर्स। जैसे मैंने दिया रिवर्स तो ये उल्टा घूमेगा, देखो उल्टा जा रहा है। और हमारी पास में कौन सी थी दूसरी, अल्टरनेटिव। अब अगर मैं इसको अल्टरनेटिव देता हूँ तो देखना आप, शुरू हुआ और वापस से वहाँ तक गया और वापस से वहाँ पे आया, ठीक है। अल्टरनेटिव में क्या होता है, 1 राउंड जो है क्लॉकवाइज लगाएगा, सेकंड राउंड एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में है अल्टरनेटिव रिवर्स। तो इसकी सहायता से क्या होगा, ये रिवर्स से शुरू होएगा और फिर क्लॉकवाइज लास्ट राउंड अपना पूरा
पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी थी एनिमेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी हमारे पास में CSS में कुछ चैप्टर और बाकी हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।